नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम डिस्कस कर रहे थे बिहार के करंट अफेयर के बारे में, जो कि हमने सीरीज कंप्लीट कर ली है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। बिहार का एक साल का पूरा करंट उसमें कंपाइल हो चुका है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे PYQ की, यानी कि बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की जो अभी तक हुए हैं। इस बार आपका 69th BPSC होने वाला है, इसीलिए हम लोग जो 68th, 67th, 66th BPSC के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, उसमें से मैं आपका बिहार स्पेशल का जो पोर्शन होगा वो कवर कराऊंगी। अभी आप देख ही रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपका साइंस से रिलेटेड जो वीडियो है PYQ वो अपलोड हो चुके हैं। आज से शुरू होगा आपका बिहार स्पेशल। यह आपका पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपका एग्जाम अत्यंत नज़दीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ, और साथ में मैंने यहाँ पे दिया है बिहार का मैप, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? यहाँ पे पूछ रहा है कि पहली बार जो चाय बागान बनाए गए वो कहाँ बनाए गए, और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में कवर करके बताऊंगी। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है सुपौल, दूसरा ऑप्शन है ठाकुरगंज, तीसरा ऑप्शन है बहादुरगंज। अभी यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में परिवर्तन हुआ है आपके BPSC में, वहां पे आपके सिर्फ 4 ही ऑप्शन आएंगे, और साथ ही साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो गई है। तो इस स्थिति में आपको बहुत सोच समझ करके प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो कि अब तो आपके 4 ही ऑप्शंस आने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग दिया है उस अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। यदि मैं बात करूं सुपौल की, सुपौल में मक्का की उत्पादकता ज्यादा है। सुपौल मक्का उत्पादकता की दृष्टि से अग्रणी है, यहाँ पे मक्का का उत्पादन किया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि मक्का का उत्पादन कौन कौन से महत्वपूर्ण आपके जो जिले हैं जहां पर किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक तो सारण, जहां पे अत्यधिक जो मक्का है वो उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका आ जाएगा क्या, चंपारण, ये ईस्ट और वेस्ट चंपारण, यहाँ पे मक्का का उत्पादन बहुत ही ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं और कहां पर आपका मक्का का उत्पादन बहुत ही ज्यादा किया जाता है, तो आपका आ जाता है एक मुजफ्फरपुर, जहां पे मक्के का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है। तो ये आपके 3 आप देख रहे हो कि ये आपके स्टेट हैं जहां पर मक्के का उत्पादन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सुपौल, इसके अंतर्गत मक्के का उत्पादन किया जाता है। चलिए, ये है आपका सुपौल, ठीक है। आपको मैप से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको याद रहेगा कि कहां कहां पर किन किन चीजों का उत्पादन होता है। देखिए, मक्के का एक मोटी फसल है जहां पर बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यही चावल का यदि उत्पादन किया जाए तो चावल के लिए पानी की आवश्यकता बहुत होती है। तो यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है, जब चावल की खेती हो जाती है, इसके पश्चात यहाँ पर मक्का लगाया जाता है और मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं ठाकुरगंज, जो कि आपके किसके अंतर्गत आता है, किशनगंज के अंतर्गत आता है, ठीक है, किशनगंज के अंतर्गत आता है। अब आप इस तरह से किशन भी लिख सकते हैं, और आपका मन करे तो आप ऐसे किशनगंज लिख लीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका किसका, चाय का उत्पादन किया जाता है। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि चाय बागानों की स्थापना कहां हुई थी, तो आपके ठाकुरगंज यानी किशनगंज में ही चाय बागानों की स्थापना की गई थी। ये है आपका किशनगंज का क्षेत्र। मैप यदि आपको पूरी तरह से दिख रहा है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यह वाला क्षेत्र है जहां पर सर्वप्रथम किसकी, चाय के जो बागान हैं वो लगाए गए थे। अब यहाँ पे रीजन क्या था किशनगंज में चाय के बागानों को लगाने का, क्योंकि इसकी जो जलवायु है ये असम से मिलती जुलती है, और अगर आपको पता हो कि जो चाय का उत्पादन होता है उसके लिए कुछ पहाड़ी एरिया चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ ढलान का एरिया चाहिए होता है जहाँ पे पानी नहीं रुकता है। यदि चाय के बागानों में पानी रुक जाए तो क्या होते हैं, वो पेड़ सड़ जाते हैं और चाय उत्पादित नहीं होती है। अब मैं आपको एक जस्ट नॉर्मल फॉर्म में समझाती हूँ कि चाय का उत्पादन जो होता है उसके लिए पहाड़ों में आप देखोगे तो इस तरह के खेत बने होते हैं,
ठीक है, सीढ़ियों टाइप के खेत ऐसे काट काट के पहाड़ों को बनाए जाते हैं और यहीं पर वो प्लांट्स लगाते हैं और इन्हीं में आपका क्या है, पौधे लगाए जाते हैं। जब पानी गिरता है तो पानी इसमें रुकता नहीं है, पानी कंटिन्यूअस फ्लो होकर के नीचे चला जाता है और इन पौधों में पानी पड़ जाता है जितनी इनको आवश्यकता है। ठीक है, अगर ये पानी यहाँ रुक जाए तो ये पौधे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और इसीलिए जो किशनगंज का एरिया है वो इसके उत्पादन की दृष्टि से पूरी तरह से सही है, इसीलिए यहाँ पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। और अभी हाल ही में यदि आपको पता हो तो किशनगंज को टी सिटी का दर्जा दिया गया है। अब किशनगंज को टी सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो चाय है बाहर भी एक्सपोर्ट की जा रही है, तो ये आपके करंट से जुड़ा हुआ है और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये बहादुरगंज। ठाकुरगंज किशन जो गंज है इसके अंतर्गत एक नगर है और बहादुरगंज इसी के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज किशनगंज में स्थापित किए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन अब जो ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का पिछले साल का, तो अभी वर्तमान में जो यहाँ पे खेती हो रही है वो 50 एकड़ की जमीन में ये खेती की जा रही है और किसान यहाँ पर क्या है, चाय पत्ती जो है वो उगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद यदि कहीं पर चाय की खेती होती है तो इसके बाद पूर्णिया, कटिहार और अररिया यहाँ पर चाय के उत्पादन किया जा रहा है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? यदि कल आप लोगों ने मेरा करंट का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने ये न्यूज कवर करी थी कि बिहार मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उसने आवश्यकता से अधिक मछलियों का उत्पादन किया है और इसमें सबसे ज्यादा किस जिले में मछली का उत्पादन किया गया है, तो वो है आपका कौन सा, मधुबनी। तो यहाँ पे एक तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट पे मधुबनी है। ठीक है, अब लेकिन सेकंड पे क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है अग्रणी जिले कौन है और दो दो जिलों का कॉम्बिनेशन दिया गया है, एक जिला तो हमें पता चल गया लेकिन दूसरा अग्रणी जिला कौन सा है ये भी देख लेते हैं। मधुबनी और पूर्वी चंपारण, दूसरा ऑप्शन है हमारा मधुबनी और दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण और दरभंगा, चौथा ऑप्शन दिया गया है पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे आ जाते हैं हमारे मैप पे। मैप पे ये हमारा कौन सा जिला हो गया, मधुबनी। मधुबनी के जस्ट नीचे आपका आ जाता है क्या है, दरभंगा। और इसके बाद यहां पर आप आओगे तो ये आपका पश्चिमी चंपारण और यह आपका पूर्वी चंपारण पड़ जाता है। जो उत्पादकता की दृष्टि, जो आर्थिक सर्वे हुआ आपका 2022-23, इसके अनुसार सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन जो किया गया है वो अभी किया गया है कहां पर, मधुबनी में। मधुबनी फर्स्ट प्लेस पे है मछली उत्पादकता में। ठीक है, और वहीं सेकंड प्लेस की यदि मैं बात करूं कौन है, दरभंगा। तो दरभंगा दूसरे स्थान पर है मछली उत्पादन में। और इसके बाद तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है कौन, पश्चिमी चंपारण एंड पूर्वी चंपारण। ये तीसरे प्लेस पर है जहां पर मछली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो इस अनुसार हम प्रश्न देख ले तो मधुबनी और दरभंगा वाला यह आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मधुबनी पहले स्थान पर है मछली उत्पादकता में, दूसरे में आपका दरभंगा आ जाता है और इसके बाद है आपका पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है। मैप पे आगे देखिए, ये है आपका रोहतास। पेन चेंज करते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये है रोहतास का आपका क्षेत्र। ठीक है, पठारी क्षेत्र है, विंध्य श्रेणियां भी यहां से होती हैं। ठीक है, और ये है आपका कैमूर का क्षेत्र। यह है रोहतास और यह है आपका कैमूर का क्षेत्र। यहाँ की जो स्थिति है उस अनुसार यहाँ पर जो आपको पायराइट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में तो मिलता ही मिलता है, साथ में यहाँ चूना पत्थर भी अत्यधिक मात्रा में मिलता है। देश का पायराइट का सबसे ज्यादा जो भंडार यदि पाया जाता है तो कहाँ पर है, रोहतास में है। ठीक है, और यहीं से पायराइट का जैसे किसी जिले में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो
आपूर्ति करता है पायराइट की वो बिहार ही करता है। ठीक है, पूरे भारत में पायराइट की आपूर्ति बिहार के रोहतास जो आपका जिला है यहाँ से की जाती है, क्योंकि यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में पायराइट पाया जाता है। तो यह है आपका पायराइट, और ये वाला कैमूर का क्षेत्र यहाँ पर आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक, इसके बाद बात कर रहा है कि जमुई, जो जमुई का क्षेत्र है यहाँ पर आपके सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो जमुई का करमटिया क्षेत्र है, यहाँ पर सोने के भंडार पाए गए हैं और यहाँ पर सोने का जो एक जो क्षेत्र है वो मौजूद है। सोने उत्पाद जो सोना का जो उत्पादन होता है यहाँ से किया जाता है, तो यहाँ पे सोने के भंडार उपस्थित हैं। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो गया कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है, तो ये सही है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है। यहाँ पे लगभग मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं, कि 1258 स्क्वायर का जो क्षेत्र है यहाँ पर पायराइट का जो एक मोटी परत है ये जमा हुई है और यहाँ पर पायराइट का उत्पादन होता है, लोगों को यहाँ से पायराइट प्राप्त होता है। दूसरा आ जाता है चूना पत्थर, कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो यह सत्य है कि कैमूर में आपका चूना पत्थर मुंगेर और रोहतास जिले से संबंधित है, यहाँ पर पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य है। तो इस अकॉर्डिंग आपके उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही होगा, क्योंकि एक तो सही नहीं है, सारे के सारे ही सही है, तो इसलिए आपका ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? यहाँ पर हमारे जिले दिए गए हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी, दूसरा शिवहर, तीसरा अररिया, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार में वो सबसे कम, जो पिछले बार की तुलना में बता रहे हैं कि पिछले साल में कितनी थी, तो वहां पर शिवहर, सुपौल और मधेपुरा थे। लेकिन जब दोबारा से आर्थिक सर्वेक्षण आया जो आपका 2022 और 23 का था, इसके अनुसार यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन सबसे कम आय जो रही जिस क्षेत्र की, शिवहर, उस जिले की रही, वो शिवहर है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पर यहाँ पर अररिया आ गया और तीसरे स्थान पर आपका आ गया सीतामढ़ी। ठीक है, और यदि मैं क्रम वाइज जिलों की बात करूं कि 2019 और 20 में यह कौन कौन से जिले थे जिनमें सबसे कम आय थी, तो शिवहर, सुपौल और मधेपुरा थे, जो कि परिवर्तित हो गए, बट शिवहर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रही। ठीक है, इसमें जब आपका 2022 और 23 का सर्वेक्षण आया तो दूसरे स्थान पर अररिया आ गया और तीसरे स्थान पर आपका आ गया सीतामढ़ी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप देख लीजिए कि तीसरे स्थान पर आपका कौन सा है, सीतामढ़ी है, दूसरे स्थान पर आपका अररिया है और पहले प्लेस पर आपका कौन सा है, शिवहर। ठीक है, शिवहर है। चलिए अब चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर किस प्रतिशत से बिहार में दर्ज की गई है? ठीक है, कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि 7% जो महिलाओं की भागीदारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और 9.1% जो महिलाओं की भागीदारी है वो शहरी क्षेत्रों में है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 4% ग्रामीण और 6.5% शहरी। तीसरे ऑप्शन में है 6% ग्रामीण और 8.1% शहरी। चौथा आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या कहा गया है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2020 और 22 में महिला कार्यबल भागीदारी दर के अनुसार बिहार में सबसे कम महिलाएं जो हैं वो कार्य करती हैं और उनकी भागीदारी सबसे कम है। ठीक है, यानी पूरे भारत में सबसे कम की यहाँ पे बात की गई है कि महिलाओं की भागीदारी है। अब आगे आ जाते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 4% है और शहरी क्षेत्रों में 6.5% है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है ये 4% और शहरी क्षेत्रों में यह कितना हो जाता है 6.5%। तो आपको यह चीज याद रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है 4 और शहरी क्षेत्रों में कितना है तो 6.5, 2 + 4, यानी कि दोनों ही इवन नंबर हैं, याद रहेंगे आपको। चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा जो नहर
सिंचित क्षेत्र है। देखिए बिहार में जो सिंचाई होती है उसमें सब सर्वाधिक सिंचाई का जो प्रतिशत रहता है वो नहरों से रहता है। यहाँ पे बहुत सारी नहरों का निर्माण भी किया जा रहा है, नदियाँ भी बहुत सारी हैं, अलग अलग नहरों से उनको जोड़ा भी जा रहा है। अभी गंगा कोसी नदी परियोजना आप सुन रहे होगे, वहाँ पे भी नहरें बनाई जा रही हैं। ठीक है, गंडक परियोजना आप सुन रहे हैं, वहाँ पे भी नहरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहाँ के क्षेत्रों में सिंचाई की आपूर्ति की जा रही है। और साथ ही साथ वहाँ के जो निवासी हैं उनको भी मिल रही है, जो जल सिंचित क्षेत्र है वो स्वच्छ जल जो है वो उनको उससे पूर्ति होगी, उससे वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी चंपारण, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा रोहतास, चौथा आपका भोजपुर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बात कर लेते हैं हम किसकी, अब पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ठीक है, यह है पश्चिमी चंपारण और इसके बाद आगे आपको ये दिखेगा पूर्वी चंपारण। ठीक है, इस तरह से इस मैप पे समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है बिहार में वो नहरों के माध्यम से ही की जाती है। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र यहाँ पे लगभग 4 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो बिहार में नहरों की सिंचाई के मामले में यदि मैं वर्ष 2020-21 की बात करूँ तो 3.7 लाख है जहाँ पे नहरों का सिंचाई की जाती है। इसके साथ रोहतास जिला जो है वो शीर्ष पर है, जहां पर नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जा रही है। इसके पश्चात आपका आ जाता है पश्चिमी चंपारण 1.8 लाख हेक्टेयर और तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है औरंगाबाद 1.61 लाख हेक्टेयर। यदि पूरी बात करूं मैं कि सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र नहरों के माध्यम से कौन है सबको जोड़ करके, तो लगभग 4.5 लाख, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 4% या 4.5% जो है यहाँ पर यह क्षेत्र सिंचित किया जाता है नहरों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज क्या होगा, रोहतास। ठीक है, रोहतास में लगभग आपका कितना 3.7 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचाई की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर इस स्थिति में आपका क्या हो जाता है, रोहतास। यहाँ पर आपका रोहतास का क्षेत्र पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि मैं बात करूं खाद्यान्न फसलों में तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो बिहार में किया जाता है, सबसे पहले तो हो गया चावल। चावल का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो अनाज आधारित उद्योग है, एक तो चावल आपका हो ही गया। इसके बाद आपका गेहूं का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। चावल के उत्पादन में अग्रणी है जिला। साथ ही साथ यहाँ पे गन्ना का जो उद्योग है वो शीर्ष और महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ पर गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है और विभाजन से पहले पूर्व में बिहार के क्षेत्र को चीनी का कटोरा भी बोला जाता था। ठीक है, तो इसलिए गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में बिहार क्या है, अग्रणी है। यहाँ पे कह रहा है उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, क्योंकि ऑप्शन में आपके गन्ना भी दिया है, अनाज आधारित उद्योग भी दिया है, दाल उद्योग भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे मक्का भी उगाया जाता है, मक्के का भी उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस स्थिति में आपके जो ऑप्शन है वो उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे गन्ना भी आपका सही है, दाल उद्योग और अनाज आधारित उद्योग ये दोनों ही आपके सही हैं और दोनों में ही ये अग्रणी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है। चावल को एक भागलपुरी चावल है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका मरचा चावल है अभी जिसको जीआई टैग दिया गया है, कतरनी। चलिए, तो बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं, अनाज आधारित उद्योग तथा गन्ना आधारित उद्योग। ठीक है, जैसे मैंने बताया बेसिकली यहाँ पर गन्ने का भी अत्यधिक उत्पादन होता है और पूर्व काल में बिहार के पर्टिकुलर क्षेत्र को भी चीनी का कटोरा कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए अब चल लेते हैं आगे। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र पूछ रहे हैं, ये कहां पर है? ए ऑप्शन है आपका बेगूसराय, बी ऑप्शन है बांका, सी ऑप्शन है भागलपुर और डी ऑप्शन है भोजपुर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका बेगूसराय। बेगूसराय में एक आपकी क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य या कांवर झील। ठीक है, कांवर झील और कांवर ये पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, और यही इसी के अंतर्गत आपकी कांवर झील आती है, उसी पक्षी अभ्यारण्य के अंदर ही कांवर झील उपस्थित है और इसी को बिहार का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया और यह भारत का 39वां रामसर स्थल है। ठीक है, और बिहार का यह प्रथम रामसर स्थल है। ठीक है,
कांवर झील ये आपके स्थित कहाँ पर है, बेगूसराय में स्थित है। और यहीं पर यदि मैं बात करूं तो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील भी है, यही कौन सी, कांवर झील। ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की जो है झील वो कही जाती है। ठीक है, नवंबर 2020 में रामसर साइट इसको घोषित किया गया था और ये बिहार का पहला और एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई बेगूसराय यहाँ पे कहाँ पे है, तो यह है आपका बेगूसराय का क्षेत्र और यहीं पर यह कांवर झील आपके उपस्थित है। ठीक, चलिए अब आगे आ जाते हैं 9वें। यह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। जब मैंने आपका बिहार का आर्थिक बजट पढ़ाया था उसमें मैंने 7 निश्चय पढ़ाए थे। 7 निश्चय 1 आया था आपका 2015 से लेकर के 2020 तक के लिए। इसके बाद आपका कौन सा आया, 7 निश्चय 2 आया जो कि आपका 2020 से लेकर के 2025 के लिए आया। अब बात कर लेते हैं 7 निश्चय 1 भी 2 मैंने आपको याद करवाए थे किस तरह से। पहला तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत में सिंचाई का पानी, चौथा है सभी के लिए वायु मार्ग। मैंने आपको याद कराया था कि यदि आपको याद करना है तो आप युवा और महिला एक आपका कॉम्बिनेशन बन गया, आपको याद हो जाएगा, यानी युवा शक्ति और महिला सशक्तिकरण, इस तरह से। ठीक है, महिला सशक्त, सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसके बाद दूसरा मैंने जो आपको बताया था, क्योंकि था हर खेत में, हर घर में सिंचाई का पानी या हर खेत में सिंचाई का पानी होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर गांव आप लिख सकते हो या पानी लिख सकते हो, सिंचाई का पानी लिख सकते हो। अब सिंचाई का पानी कैसा होना चाहिए, जो इसको हमने लिंक करके बताया था कि आप यहाँ पे लिख सकते हो स्वच्छ गांव, स्वच्छ गांव। ठीक है, और इसी के अंतर्गत तीसरा, यहाँ पे 4 आपके कंप्लीट हो गए। सिंचाई का पानी कहाँ तक पहुंचाना है, हर गांव तक पहुंचाना है। फिर यहाँ पर स्वच्छ गांव तो साथ में सम्मिलित है ही, तो स्वच्छ गांव में क्या पहुंचाना है, सिंचाई का पानी पहुंचाना है। इसके बाद आपका आ गया था स्वच्छ शहर, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, और सभी के लिए, यहाँ पे जो सभी के लिए वायु मार्ग है यहाँ पे थे, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, सुविधा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 निश्चय आपके पूरे हो गए। एक निश्चय में आपको और बता देती हूँ जो कि था सुलभ संपर्क। सुलभ संपर्क यानी कि गांवों को शहरों से जोड़ना, कनेक्टिविटी को बिल्ड करना ताकि व्यापार अच्छे से बढ़ सके। तो यहाँ पे आ गया आपका स्वच्छ शहर, जो मैंने आपको लिंक करके बताया कि आप टेबल बना करके याद रख सकते हो। स्वच्छ गांव मैंने आपको बताया, सशक्त महिला बताया, युवा शक्ति बिहार की प्रगति बताया, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो यहाँ से ये मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप इनको ज्वाइंट करके, लिंक करके आप ये याद रख सकते हैं कि 7 निश्चय कौन कौन से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, पटना में, बांका में, मधेपुरा में या खगड़िया में। यह जो शुरू किया गया आपका, यह देख लेते हैं किया गया था कहां पर, खगड़िया में। तो 20 जून 2020 को यह योजना शुरू की गई और इस योजना का जो उद्देश्य था वो यह था कि कोविड-19 के दौरान जो लोग बाहर जाकर के कार्य कर रहे थे, यानी बिहार से दूर किसी अन्य राज्य में कार्य करने जा रहे थे, और जब कोविड-19 आया तो उनका क्या था, कार्य छूट गया। तो इस स्थिति में उनको सहायता देने के लिए वो अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर सके, इसलिए यह जो योजना है इसको चलाया गया था। और इस योजना का उद्देश्य ही यही था कि वह अपने घर में, अपने क्षेत्र में रह करके रोजगार प्राप्त कर सके, उनको गाँव से शहरों की तरफ पलायन ना करना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो यही इस योजना का मेन उद्देश्य था, और इसको जो सबसे पहले चलाया गया था वो आपके खगड़िया जिले में शुभारंभ किया गया था। और इसके तहत कोविड-19 के दौरान जो भी लोग घर आए थे, मेन फोकस उनके ऊपर रखा गया था कि उनको रोजगार उपलब्ध कराना है और उसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो यही इसका मेन मोटो था। तो यह थी आज की क्लास जिसमें हमने बात करा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके 68th बीपीएससी में पूछे गए हैं। इसके बाद कल हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी जिसमें हम बात करेंगे कि 66th और 67th बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो आपकी 2 पार्ट में कंप्लीट की जा चुकी हैं, तो आप लोग जा करके करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं।